अब छोटे छोटे टीलों के नशीबो फराज शुरू हो गए। टीलों पर कहीं तो खुश्क घास ही घास उगी हुई थी, कहीं बबूल के खारदार दरख्त खड़े थे। धूप खूब चमक रही थी। गाड़ी में ठंडी हवा आ रही थी। यह गैर आबाद इलाका था। एक जगह पहाड़ी नाले का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। गाड़ी छींटे उड़ाती इस पर से गुजर गई। गाड़ी इस नशीबो फराज से निकली तो दूर मुझे किसी घने जंगल का किनारा दिखाई दिया। खुदा जाने ये कौन सा जंगल था, लेकिन मैं जंगल की फिजाओं से खूब वाकिफ था। जंगल के कोने से पतली सी सड़क अंदर चली जाती थी। अपने एजेंट ने गाड़ी को जंगल की सड़क पर डाल दिया। यहाँ दरख्तों के ठंडे साए थे और तरह तरह की घास पत्तों की तरोताज़ा खुशबू फैली हुई। यहाँ बांस के बेपनाह दरख्त थे। इन दरख्तों से जंगली बेलें लटक रही थी। एक जगह मुझे दरख्त की टहनी पर बैठा मोर दिखाई दिया। परिंदे अपनी मीठी बोलियां बोल रहे थे। मुझे भूख लगने लगी थी। अचानक एजेंट दादा भाई ने गाड़ी दाई तरफ घुमाकर बांस के एक घने दरख्त के पीछे ले जाकर खड़ी कर दी। इसने इंजन बंद कर दिया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पीछे की तरफ जाकर डिग्गी खोली। इसमें से एक थैला बाहर निकाला और मुझे इशारा किया कि मैं इसके पीछे पीछे आऊं। यहाँ कोई पगडंडी नहीं थी। ऊंची घास थी और जंगली झाड़ियां थी जो जगह जगह सर उठाए खड़ी थी। हम इनके बीच से रास्ता बनाते गुजर गए। ढलान शुरू हुई तो एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाला नजर पड़ा जिसका पानी पत्थरों से टकराकर उछल रहा था। इस नाले में से हम जूतों समेत गुजर गए। दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने के बाद आगे फिर एक घाटी आ गई। यहाँ पहली बार हमारे एजेंट ने रुक कर मुंह से एक परिंदे की अजीब सी आवाज निकाली। फिर हम अतन गोश हो गए। दूसरी बार आवाज निकाली तो फिजा में इस किस्म की एक और आवाज सुनाई दी। एजेंट ने आहिस्ता से कहा, चले आओ। हम घाटी में उतर गए। आगे चौड़े चौड़े पत्तों वाली इतनी घनी झाड़ियां और बांस के दरख्तों के झुंड थे कि रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। मगर दादा भाई एक खास जाविये से इसमें दाखिल हो गया। मैं इसके पीछे पीछे था। सामने गार मुंह फाड़े खड़ा था। गार के दहाने की झाड़ियों में से एक आदमी जिसने सिर्फ लंगोट पहन रखा था बाहर निकल आया। इसके हाथ में सिर्फ नेजा था। वो कोई जंगली कबीले का आदमी लग रहा था। इसने अपने एजेंट को देखा तो पीछे हट गया। अपने एजेंट ने किसी अजीबो गरीब जुबान में इससे कोई बात की और फिर मुझे लेकर गार में आ गया। गार के अंदर जाकर पत्थरों के कुदरती सतूरों के अकब में एक जगह तेल का चिराग रोशन था। सतूरों के पास पहुंचे ही मुझे सांप की फंकार की आवाज आई और किसी ने मुझे पीछे से थाम लिया। रघु मेरे पति देव। चिराग की धीमी रोशनी में सुधारंगनी की केसरी आंखें मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। इसकी आंखों में वालिहाना प्यार का जज्बा झलक रहा था। इसका सांप बेटा साहू इसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। आज पहली बार मेरे दिल में इसकी मोहब्बत का जज्बा भड़क उठा था, लेकिन इसका सांप मुझे इससे दूर रखे हुए था। सुधारंगनी मुझे देखकर बेहद खुश हुई थी। इसने तामुल जुबान में कहा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने की ख्वाहिश में इस गार में बैठी थी। एजेंट ने मुझे पंजाबी जुबान में कहा, इस डाकू लड़की ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये 4 फौजियों को मौत की नींद सुलाकर चांदपुर छावनी से फरार हुई है। काश ये मेरे पास ना आती, लेकिन इसे मेरे क्वार्टर का रास्ता मालूम था। ये तुमसे मिलने को बहुत बेताब थी। इस जंगली औरत ने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने इसे तुमसे न मिलाया तो ये मेरा भांडा फोड़ देगी। इस औरत से जितनी जल्दी हो सके निजात हासिल करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेने से माजरत चाहूँगा। मैंने अपने एजेंट को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि सुधारंगनी एक जज्बाती औरत है और मुझे चूंकि अपना खामन समझती है, इसी के नाते वो ऐसा करती है। एजेंट ने कहा, मैं कल शाम को सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आऊँगा। कल तक तुम इस डाकू की लड़की को यहाँ से चलता करो ताकि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवा कर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो सकूँ। इसने थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें तुम लोगों के खाने के लिए रोटियां और मछली है जो कल के लिए काफ़ी है। ये कहकर एजेंट दादा भाई खामोशी से गार के दहाने की तरफ चल पड़े। सुधारंगनी दीवार से टेक लगाए बैठी अपने सांप को प्यार कर रही थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया तो वो बोली, रघु ये तुम पंजाबी जुबान में बातें कर रहे थे, मैं कुछ इस जुबान को समझने लगी हूँ। अरे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। जाने से पहले अपना एजेंट मुझे खबरदार कर गया था कि ये जंगल अगरचे बज़ाहिर शहर से काफ़ी दूर वाक़े है, मगर फौज हमारी तलाश में यहाँ भी पहुँच सकती है, इसलिए हमें गार से बाहर जंगल में बहुत सोच समझ कर निकलना चाहिए। सुधारंगनी ने अपना सर घुटनों पर रख लिया। मैंने इसका चेहरा ऊपर उठाया तो आंखों में आंसू थे। रघु मैं तुम्हें अपना पति देव मान चुकी हूँ। तुम जाना चाहते हो तो मैं हरगिज नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना बताए देती हूँ कि तुम्हारे बाद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। रघु देव तुम्हारे बगैर मैं किस लिए जिंदा रहूंगी? मैंने कुर्ते के पल्लू से सुधारंगनी के आंसू पूछे और शायद पहली बार मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि मैं इसे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। खुशी से इसका चेहरा खिल उठा। इसने मेरे बाजू थाम लिया और बोली, रघु तुम सच कहते हो ना, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे ना? फिर जरा सा मुस्कुराई और शरारत अमेज नजरों से तकती हुई कहने लगी, रघु तुम मुझे छोड़कर चले भी जाते तो मेरा बेटा सांप तुम्हें वापस आने पर मजबूर कर देता। वो तुम्हारे जिस्म की खुशबू पहचानता है। वो हंसने लगी। मुझे इसके सांप की कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन हकीकत यह है कि मुझे सुधा रंगनी के पास रहते हुए अब बहुत अच्छा लगता था। मैंने सुधा से पूछा कि वो छावनी से फरार कैसे हो। इसने अपने सांप बेटे का सर चूम लिया और बोली, जब तक मेरा बेटा साहू मेरा दूध पीता है, जो मर्द मेरे करीब आ जाए मर जाएगा। यही इन 4 मरहटा फौजियों के साथ हुए जिन्होंने मुझे कैद में डाल रखा था। वो रात मुझे कैद से निकाल कर एक वीरान बैरक में ले गए और उन्होंने भी वही गलती की जो इनकी मौत का बाइस बनी। फिर मैं इनकी जहर भरी लाशों को वहीं वीरान बैरक में छोड़कर जंगल में निकल गई और रातों रात तुम्हारे दोस्त के क्वार्टर में पहुंच गई। मुझे यकीन था कि तुम पहले से वहां मौजूद होगे, मगर तुम वहां पर नहीं थे। तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर घबरा गया। फिर वो हल्का सा कहका लगाकर बोला, मैंने तुम्हारे दोस्त को धमकाया भी था कि अगर इसने तुमसे मुझसे ना मिला है तो मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। फिर वो मुझे यहाँ ले आए। मैं खामोशी से सुधा की बातें सुन रहा था और दिल में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। महज जज्बात में आकर मुझे सुधा के साथ रहने का फैसला नहीं करना होगा। जज्बात का क्या है, ये तो समुंदर की मौजों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। सुधा रंगनी मेरे साथ लगी बैठी थी। मैंने थैले में से रोटी निकालकर सामने रख दी। हमने मछली के साथ रोटी खाई। जंगली पहरेदार ने हमें कटोरे में बाहर से पानी लाकर दिया। सुधा रंगनी बेइंतहा गर्विदगी का मुजाहिरा करने लगी थी। इसकी गर्विदगी मेरे कदमों में मजीद जंजीरें डाल रही थी। रोटी खाने के बाद इसने कहा, रघु अब हमारा यहाँ क्या काम? हमें यहाँ से वापस अपने अड्डे पर नरोला की पहाड़ियों में चले जाना चाहिए। हमारे पास घोड़े नहीं है, लेकिन मैं सारे जंगली रास्तों से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें एक ही रात में वापस अपने ठिकाने पर ले जाऊंगी। मैं कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ सुधा रंगनी थी और इसके साथ मेरी वालिहाना मोहब्बत, और दूसरी तरफ अपना वतन पाकिस्तान था, जहाँ मैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुधा से कहा कि हम कल चलेंगे। पहले इलाके का जायजा ले लें कि दुश्मन के मुखबर या सिपाही इधर उधर तो नहीं छुपे हुए। सुधा ने फंकार कर कहा, वो हमें रोक कर तो देखे। रघु, तुमने पहले कभी इस किस्म की बुज़दिली की बातें नहीं की रही। मैंने कहा, सुधा हमारे पीछे इंडियन मिलिट्री लगी है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें हर कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। सुधा रंगनी उठकर कोने में चली गई और अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। सांप को दूध पिलाते देखकर मुझे यूं लगा जैसे सुधा रंगनी इंसान नहीं सांप है। मैंने फैसला कर लिया कि मेरे लिए यही बेहतर है कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला जाऊं। वाकई इस किस्म की मोहब्बतों में 99% जज्बात और 1% अकल का अमल दखल होता है। रात हमने गार ही में गुजार दी। जमीन पर सूखी घास का बिस्तर लगा था। कुछ देर सुधा रंगनी मेरे करीब बैठी मुझसे बातें करती रही। इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता सांप की सिसकार में तब्दील होती गई। फिर वो अचानक मुझसे थोड़ा सा पीछे हट गई। रघु, मेरा बेटा तेरे बीच आ गया है। मैंने कोई जवाब न दिया और दीवार की तरफ पहलू बदल कर आंखें बंद कर ली। आंख खुली तो गार के दहाने की जानिब से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सुधा रंगनी वहां नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया तो जंगली पहरेदार ने अपनी जुबान में कुछ कहा जिसे मैं न समझ सका। इसने एक तरफ इशारा किया। वो मुझे बता रहा था कि सुधा रंगनी इस तरफ जंगल में गई है। मैं घाटी के नसीब में आया तो सुधा रंगनी अमरूटी की घनी झाड़ियों के दरमियान वाले छोटे से तालाब में नहा रही थी। मैं वहां से हट गया। मैंने भी एक जगह झाड़ियों में बहते पानी की छोटी सी धार की मदद से मुंह हाथ धोया और एक दरख्त के पीछे बैठकर चारों तरफ देखने लगा। दिन काफी निकल आया था। जंगल परिंदों की चहकार से गूंज रहा था। ठंडी मरतूब हवा चल रही थी। इतने में सुधा रंगनी आती दिखाई दी। वो अपने स्याह लंबे बालों को निचोड़ती चली आ रही थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बालों को झटक कर बोली, मैंने तुम्हें आज बड़े गौर से देखा रघु। तुम गहरी नींद सो रहे थे। और फिर बड़ा अजीब सा कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं उठा और इसे साथ लिए गार की तरफ चल पड़ा, क्योंकि जंगल में दिन की रोशनी में रहना खतरनाक था। गार में आकर हमने रात की बची हुई रोटी और मछली खाई और सुधा रंगनी ने अपने सांप बेटे साहू की फीडिंग शुरू कर दी। मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सुधा तनिक कर बोली, रघु, क्या तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते? अरे तुम मेरे पति देव हो ही, अगर मेरा बेटा है तुम्हारा बेटा भी है। मैंने कोई जवाब न दिया और उठकर गार के बाहर आकर एक मिट्टी के तोदे के पीछे खड़े होकर जंगल का जायजा लेने लगे। मैंने तय कर लिया था कि शाम को जब अपना एजेंट मुझे लेने आएगा तो मैं सुधा रंगनी को बताए बगैर यहाँ से निकल जाऊंगा। वो बाद में खुद ही वापस अपने डाकुओं के पास चली जाएगी। दोपहर को हमारे दोनों जंगली पहरेदार जंगल से कुछ फल तोड़ कर ले आए। मैं हैरान था कि इस शख्स की पहुंच कितनी दूर दूर तक है। बिलाशुबा वो लायक और तजर्बेकार एजेंट था। दोपहर के बाद सुधा रंगनी मेरे पीछे पड़ गई कि हम वहाँ अब किस लिए पड़े हैं। हमें अपनी कमीनगाह की तरफ चल देना चाहिए। मैं इधर उधर के बहाने बना रहा था। मुझे शाम का इंतजार था। मैं अकेला वहां से निकलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं गार के अंदर सुधा रंगनी के पास बैठा इसे बातों में लगाए हुए था। एक पत्थर पर दिया जल रहा था। मैं हल्की हल्की गनूदगी के आलम में था। सुधा रंगनी की आवाज़ मुझे दूर से आती सुनाई दी थी। अचानक गार में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने गैर शऊरी तौर पर सुधा रंगनी को खींचकर एक सतून के पीछे कर लिया। हमारा जंगली पहरेदार सामने आ गया। वो घबराया हुआ था। इसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए अपने नेज़े का बंदूक की तरह फिजा में निशाना बुलंद किया। फिर वो घबराहट के आलम में बाहर की तरफ भाग गया।
मैं और सुधा जल्दी से उठ खड़े हुए। सुधा मालूम होता है इसने जंगल में किसी फौजी को देखा है। सुधा रंगनी गुस्सीली आवाज में बोली, रघु मैंने कहती थी कि यहाँ से भाग चलो। मैं बाहर की तरफ दौड़ा, सुधा मेरे पीछे पीछे दौड़ी। गार के बाहर अब कोई पहरेदार नहीं था। जंगल की फिजा एकदम राइफल के धमाके से गूंज उठी। परिंदे शोर मचाते दरख्तों पर से उड़ गए थे। ये 393 का फायर था। फौज की सिपाही हमारी खोज में वहां तक पहुंच गए थे। मैं एकदम नीचे होकर बैठ गया। सुधा रंगनी भी वहीं बैठ गई। अब स्टीन गन का एक ब्रेस्ट हुआ। मैंने इसकी आवाज से अंदाजा लगाया कि फायर जंगल के इस तरफ से आ रहा है, जिधर से अपना एजेंट मुझे गाड़ी में बिठा कर लाया था। सुधा ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, रघु मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जंगल के तमाम खुफिया रास्ते मालूम है। स्टीन गन के फायर की आवाज अब गार के करीब पहुंच रही थी। मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं सुधा रंगनी के साथ एक तरफ को दौड़ पड़ा। वो घाटी के नशीब में आ गई। सूखे नाले के पत्थरों को फलांगते हम जुनूब की तरफ भागने लगे। सुधा आगे आगे थी। स्टीन गन के साथ साथ अब 393 के धमाके भी बार बार हो रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद सुधा नाले से निकलकर बुलंदी पर झाड़ियों में से होती हुई दूसरी तरफ एक गैर हमवार दरख्तों से घिरे हुए मैदान में आ गई। इस मैदान में सूखी हुई जर्द घास उगी थी। वो हमारे कांधों तक आ रही थी। हम ऊंची घास में झुककर तेज तेज दौड़े जा रहे थे। मैदान पार करने के बाद घना जंगल आ गया। हम थक गए थे। सुधा रंगनी ने कहा, रघु अभी रुकना नहीं स्वामी, आगे दरिया आएगा और इसे पार करने के बाद बेशक आराम कर लेना। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते थे। हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। सुधा रंगनी इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ मालूम होती थी। मिलिट्री का फायर अब हमारे काफी पीछे रह गया था। इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहा था। शायद अभी तक फौजी हमारे कार तक नहीं पहुंचे थे। ऐसी सूरत में फायर यकीनन तेज कर दिया जाता, महज हमें डराने के लिए। सुधा रंगनी खुदा जाने किन दुश्वार गुजार रास्तों से मुझे लिए जा रही थी। काफी देर तक चलने के बाद सामने एक दरिया का पार्ट आ गया। ये ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं था, मगर पानी का बहाव तेज था। सुधा रंगनी ने मुझे इशारा किया और दरिया में उतर गई। मैंने भी दरिया में छलांग लगा दी। सुधा का सांप इसके साथ साथ पानी की लहरों में तैर रहा था। हमारा रुख दूसरे किनारे की जानिब था। पानी की लहरें हमें अपने साथ बहाने की कोशिश कर रही थी और हम इनके बहाव को नाकाम बनाते हुए सामने की तरफ तैरते चले जा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था। हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सुधा ने दूर सामने नजर आने वाले एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, रघु हम वहां थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। यह टीला भी कम से कम एक फरलांग के फासले पर था जो हमने भाग कर तय किया। टीले की मिट्टी सुरख थी और जगह जगह बारिश के पानी के बहने के निशानात पड़े हुए थे। हम बेदम से होकर जमीन पर लेट गए। हमारा सांस जोर जोर से चल रहा था। 2-3 मिनट तक हम में से किसी ने कोई बात न की। फिर दरिया पार हमारे कार की तरफ धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई। हम चौकस होकर उठ बैठे। साफ जाहिर था कि हमारी तलाश में आए हुए फौजी हमारी कार तक पहुंच गए थे। सुधा रंगनी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, उठो रघु भागो। हमने एक बार फिर दरख्तों के नीचे भागना शुरू कर दिया। यूं ही भागते गिरते पड़ते कहीं दम भर के लिए सांस लेने को रुकते। एक छोटी सी पहाड़ी की ढलान उतर कर एक ऐसी वादी में आ गए जहां बड़ी बड़ी स्याह चट्टानें अमूदी और टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और इनके दरमियान कहीं कहीं जंगली ताड़ के दरख्त खामोशी से सर उठाए खड़े थे। सुधा ने इन चट्टानों के पीछे दूर से नजर आते दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहां पहुंचने के बाद हम दुश्मन से महफूज हो जाएंगे। लेकिन दुश्मन वहीं चट्टानों में छुपा हुआ था, ये हमें मालूम ही नहीं था। जो ही हम एक सबज निगारी चट्टान की ओर से बाहर आए, पीछे से हम पर एक फायर हुआ। यह हमारे लिए बिल्कुल अचानक सी बात थी। मैं वहीं जमीन पर लेट गया, मगर सुधा रंगनी आगे को भागी। दूसरा फायर गूंजा। ये राइफल का फायर था और इस बार सामने से आया था। तड़ाक के साथ गोली सुधा रंगनी के सर के ऊपर से निकलकर चट्टान से टकराई और वहां से चिंगारियां उड़ी। मैंने चिल्लाकर सुधा को लेट जाने को कहा। इस असना में एक फौजी जिसने कमांडो की वर्दी पहन रखी थी और हेलमेट में झाड़ियां अड़सी हुई थी, सुधा की तरफ पोजीशन बनाता हुआ बढ़ा। मुझे मालूम था कि एक सिपाही मेरे एकम में भी है। सुधा रंगनी ने गले में से सांप निकालकर सिपाही की तरफ फेंका और खुद एक गड्ढे में छलांग लगा दी। मैंने फौजी को अफरा तफरी में उछलते देखा। सांप ने शायद इसे डस लिया था, लेकिन सांप डसने के बाद इसकी जद में आ गया था और फौजी इसे अपने भारी बूटों से कूट रहा था। सुधा रंगनी ने यह मंजर देखकर एक दिलदोज वहशियाना चीख मारी और गड्ढे में से निकलकर इंडियन फौजी पर जंगली शेरनी की तरह कूद पड़ी। वो इसे साथ लेकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पीछे से जिस फौजी ने फायर किया था वो भी छलांग लगाकर झाड़ियों की ओर लेता अपने साथी की मदद को दौड़ा। इसे मालूम नहीं था कि मैं घास में अभी तक छुपा हूँ। जो ही वो मेरे करीब से गुजरा, मैंने उछलकर इसके पेट में जोर से लात मारी। वो मुंह के बल गिरा। मैं इसके ऊपर जा गिरा और इसकी गर्दन को बाजू में दबोचकर जोर से ऐसा झटका दिया कि इसकी गर्दन का मनका टूट गया। मैंने इसकी राइफल उठा ली और सुधा रंगनी की तरफ दौड़ा। वहां जाकर जो मंजर देखा, इसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। इंडियन फौजी की स्याह होती लाश घास पर औंधे पड़ी थी। सुधा इसके राइफल के बट से इसकी खोपड़ी पर पे दर पे जरबे लगा रही थी। वो जैसे नीम दीवानी हो रही थी।
वो इसे तामुल में गालियां दे रही थी। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ से राइफल छीन ली। यहाँ से भागो, अगर ये 2 सिपाही यहाँ तक आ गए हैं तो इनके साथी भी इर्द गिर्द मौजूद होंगे। सुधा रंगनी के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। इसकी आंखों से जैसे आग के शोले लपक रहे थे। इसने जमीन पर से अपने सांप साहू की कुचली हुई लाश उठाकर मुझे दिखाई और गजबनाक आवाज में बोली, इसने मेरे बेटे को मार डाला है रघु, इसने हमारे बच्चे का खून कर दिया है, मैं इसकी लाश को खा जाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से सुधा रंगनी को वहां से हटाया। दूसरे फौजी की राइफल भी उठाई और सुधा को धकेलता हुआ दूसरी तरफ ले गया। वो रोए जा रही थी और अपने बेटे सांप के कातिल की तरफ वापस पलटने की जद्दोजहद कर रही थी। कुचला हुआ सांप अभी तक इसके हाथ में था। मैं इसे किसी न किसी तरह धकेलता सामने वाले दरख्तों की तरफ ले जाने में कामयाब हो गया। यही वो दरख्त था जिसकी तरफ सुधा रंगनी ने इशारा करके कहा था कि हम वहां पहुंचकर किसी हद तक महफूज हो जाएंगे। अभी तक हम पर मजीद फायर न हुआ था, जिसका मतलब यही था कि इधर सिर्फ 2 इंडियन फौजी ही गश्त कर रहे थे। सुधा रंगनी अपने सांप की लाश को बार बार सीने से लगाती और रोती जाती थी। मैंने इसे झंझोड़ कर कहा, सुधा क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा पति हूँ, भगवान तुम्हें दूसरा बच्चा दे देगा। सुधा अचानक चुप हो गई। इसने डुबडुबाती आंखों से मुझे देखा और हसरत भरी आवाज में बोली, मेरे पति देव, भगवान मुझे बच्चा देगा। हाँ, मुझे बच्चा जरूर देगा। और वो मेरे बाजू से लग कर फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी ही जद्दोजहद के बाद इसे थोड़ा बहुत हौसला दिया और वो अपने सांप की लाश अपने सीने में छुपाए मेरे साथ अपनी कमीनगाह की तरफ चलने लगी। जब वो मुझे लेकर नरोला की धारीदार पहाड़ियों में वाक़ई अपनी कमीनगाह में पहुंचे तो शाम हो गई थी। भगवा ने हमारा खैर मकदम किया। दूसरे साथी डाकू भी वहां जमा हो गए। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी सरदार नागन माता का सांप बेटा हलाक कर दिया गया है तो इन पर भी जैसे वहशत सी छा गई। सुधा रंगनी ने सांप की कुचली हुई लाश के लिए छोटी सी चिता बनाई। लाश को चिता पर रखा, खुद ही तामुल जुबान के कुछ श्लोक पढ़े और फिर चिता को आग दिखा दी। चिता की आग में सांप की लाश जलने लगी। सुधा हाथों में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं इसे गार के अंदर ले गया। इसके रोते रोते गजबनाक आवाज में कहा, रघु, तुम्हारे भाइयों ने ये मेरे दूसरे बेटे को कत्ल किया है, मैं मर्दों की नस्ल खत्म कर दूंगी। मैंने इसके कांधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, सुधा, मेरी प्यारी सुधा, इसमें दूसरे मर्दों का क्या कसूर भला? और फिर मैंने वादा किया है कि तुम्हें जीता जागता इंसानी बच्चा मिल जाएगा। सुधा सिसकियां भरते मेरे साथ लगी। मैं मुश्किल दर मुश्किल में फंस गया था। कहाँ मैं पहले वाले गार से अपने एजेंट के साथ फरार हो जाने का सोच रहा था और कहाँ अब सुधा रंगनी डाकू की कमीनगाह में इसके रहमो करम पर पड़ा था। रहमो करम पर इन मानों में कि मैं इस इलाके के जंगलों से पूरी तरह वाकिफ न था और इन जंगलों में भटकने का मतलब हसरतनाक मौत के सिवा और कुछ नहीं था। इलावा जी इसे यकीन भी दिला चुका था कि मैं अब इससे अलग नहीं होऊंगा। अगरचे ये मैं इससे फ्रॉड कर रहा था, मेरा मकसद वहां से किसी न किसी तरह फरार होकर अपने एजेंट के पास पहुंचना था। लेकिन मैं एजेंट से बहुत दूर निकल आया था। शायद अब वो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि सुधा रंगनी को बड़बोदा जेल के जेलर से इंतकाम लेने पर उकसाया जाए। यूं इसकी रहनुमाई में इन दुश्वार गुजार खतरनाक जंगलों को पार करूं और फिर अहमदाबाद अपने एजेंट के पास जाने की जतन करूं। सुधा रंगनी इस वक्त सख्त इंतकामी हालत में थी। इसे आम बेजरर मर्द जहर लगने लगे थे और अपने दुश्मन मर्द को तो वह कच्चा चबा जाने पर भी तैयार थी। चुनाचा मैंने इसे उदास लहजे में कहा, सुधा, जब कभी ये ख्याल आता है कि जिन जालिम मर्दों ने तुम्हारी यानी मेरी इज्जत लूटी है वो अभी तक जिंदा है तो मेरा खून खोल उठता है। जी चाहता है अभी जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दूं। इस पर सुधा का चेहरा आग भभोका हो गया था। इंडियन फौजियों की छीनी हुई राइफलें इसके करीब ही पड़ी थी। इसने एक राइफल उठाकर अपने सीने से लगा ली और गुर्राई, रघु, ये काम तुम नहीं मैं करूंगी। मैं पहले ही अपनी इज्जत के डाकुओं को कत्ल करने की सौगंध खा चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरी सौगंध याद दिला दी है। हाँ, मैं कल ही अपने इंतकामी खूनी सफर पर रवाना हो जाऊंगी। मैंने जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत भी है, तुम मेरी पत्नी हो। क्यों नहीं रघु, क्यों नहीं? हाँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर सुधा रंगनी ने उठकर इसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो दूसरे रोज खूनी मुहिम पर रवाना हो रही है। इसने कहा कि इसके साथ सिर्फ 4 साथी जाएंगे। इन 4 साथियों में एक मैं यानी इसका पति रघु, दूसरा भगवा और दूसरे इसके 2 निडर और जानिसार साथी भी थे। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा वार कारगर साबित हुआ था। मैंने सुधा को सबसे पहले अहमदाबाद चलने की तरगीब दी थी क्योंकि एक बार इसने मुझे बताया था कि अहमदाबाद के एक पुलिस अफसर ने भी इसकी इज्जत पर हमला किया था। सुधा बोली, अहमदाबाद के थानेदार की भी गर्दन उड़ाऊंगी, मगर पहले मुझे बड़बोदा जेल के जेलर से अपनी बेइज्जती का बदला चुकाना है। दूसरे रोज हम चारों घोड़ों पर सवार होकर बड़बोदा की तरफ रवाना हो गए। बड़बोदा वहां से बहुत दूर था, मगर सुधा रंगनी और इसका डाकू शागिर्द एक खास भगवा हमारी रहनुमाई के लिए काफी थे। हम एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहे थे। 3 रोज तक हम जंगलों और पहाड़ियों में सफर करते रहे। दिन को सफर जारी रखते और रात को किसी जगह ठिकाना बनाकर सो जाते। सुधा रंगनी ने अपनी पिटारी में से एक ऐसा स्याह बालिश्त भर का सांप
निकाल कर अपनी कलाई में लपेट लिया था, जिसके छोटे छोटे आगे से मुड़े हुए दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। शायद सुधा रंगनी को सांप का नशा हो गया था। वो अब सांप को दूध पिलाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो अब सांप से खुद को डसवाती भी है। अगरचे सुधा रंगनी ने मेरे सामने इसका कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसकी आंखें अब हर वक्त नशे में डूबी हुई रहने लगी थी। मैंने कई बार दरिया उबूर किए, जंगल की कई बस्तियों के करीब से गुजरे। मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया इलाका था। मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया था। हम महाराष्ट्र की सरहदों को छोड़कर बड़ौदा की जानिब चले आए थे। जब बड़ौदा को जाने वाली सड़क कुछ दूर रह गई तो सुधा रंगनी घोड़े से उतर पड़ी। हम भी नीचे उतरे। सुधा ने भगवा डाकू को पास बुलाकर कुछ मशवरा किया। भगवा ने झुक कर सुधा की ताजीम की और चारों घोड़ों की बागें थाम कर इन्हें पैदल चलाता दूर एक गांव की तरफ चल दिया। सुधा रंगनी मेरे पास आ गई। दूसरे दो डाकू जरा परे दरख्त की छांव में बैठे बेड़ियां पी रहे थे। मैंने सुधा रंगनी से पूछा कि इसने भगवा को कहां भेजा। सुधा ने कहा, रघु मेरी जान, हम अपने दुश्मन के शहर के करीब पहुंच गए हैं। आगे हमें लारी में सफर करना होगा। घोड़े यहाँ काम नहीं देते और फिर हमें भेस भी तो बदलना होगा। मेरे लिए तो यहाँ पुलिस ने नकद इनाम का ऐलान कर रखा था। मैं चुप हो गया। भेस बदलने में मेरा भी फायदा था। मैंने यही सोचा था कि बड़ौदा से सुधा रंगनी के साथ नहीं जाऊंगा और इसके दुश्मन से इंतकाम लेने के बाद सुधा को चुपके से छोड़कर बड़ौदा से अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद भगवा डाकू वापस आ गया। इसने सुधा रंगनी से कहा, नागन माता पुजारी देश पांडे जी आपके स्वागत के लिए बेताब है। सुधा रंगनी ने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रघु तुम पुजारी देश पांडे से मिलकर खुश होगे। वो हमारा पुराना साथी है। हम भगवा डाकू के साथ गांव की तरफ चल पड़े। पुजारी देश पांडे एक महानत था जो एक विष्णु मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे कुछ कोठरियां खाली पड़ी थी। पुजारी सुधा के आगे बिछा जा रहा था। सुधा रंगनी ने भगवा को इशारा किया। भगवा ने थैली में से कुछ रुपए निकालकर पुजारी को दिए। पुजारी की बाछें खुल गई। कोठरियों में चारपाइयां बिछा दी। हमारे लिए पुजारी पूरियां और मिठाई ले आए। मुंह हाथ धोकर हमने भोजन किया। मैं और सुधा एक कोठरी में थे। एक रात यहाँ आराम से काटी। अगले रोज पुजारी देश पांडे सुधा रंगनी के इशारे पर हमारे लिए कुछ पुराने मगर धुले धुलाए कपड़े लाए। वो आम देहातियों के कपड़े थे। सुधा रंगनी के लिए छापेदार निस्वारी और सुर्ख रंग की साड़ी थी जो शिवराष्ट्र की देहाती औरतें पहना करती थी, और हमारे लिए कुर्ते, धोतियां और पगड़ियां थी। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।